अच्छा, उससे पहले तो निकल ही गया। अच्छा, एक सवाल कहा था परसों, मतलब क्लास में एक, और वो कल डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अच्छी कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने करना था डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 16 था डॉक्टर ताहिर लोधी के नाम से। इस सवाल में मैंने ना वर्डिंग बेहतर की हुई है। अब बहरहाल पिछले कुछ 2-2.5 साल से वर्डिंग्स बेहतर होती हैं काफी। पिछले खास तौर पे 2 अटेम्प्ट्स जो हैं उनकी काफी अच्छी वर्डिंग्स थी। अच्छी वर्डिंग यानी काफी एक्सप्लेन्ड था, तो अब क्वालिटी बेहतर हो गई है सवालों की। लेकिन इस सवाल में मसला था कि रेवेन्यू का वर्ड कंफ्यूजिंग था कि रेवेन्यू से क्या मुराद है, और परसेंटेजेस चूंकि रेवेन्यू पे लगनी थी तो वो कंफ्यूजन थी कि कौन सी रेवेन्यू की फिगर पे लगनी है। तो ये कंफ्यूजन भरा सवाल था। अब उस अटेम्प्ट में तो जो हो गया सो हो गया स्टूडेंट्स के साथ। मैंने प्रैक्टिस ठीक करने के लिए ना इसकी वर्डिंग्स बेहतर कर ली थी। कोई अगर ओरिजिनल हालत देखना चाहे तो उस अटेम्प्ट के सवाल की हालत देख लेना। तो मैंने इसमें वर्ड्स बेहतर किए हुए हैं। इसमें जो मसले मुझे लगते हैं मैं बता देता हूँ, और आप में से जिन लोगों ने किया है, अगर किया है तो आप पूछ लेना जो मसले हैं। इसमें कैश फ्लोस की बात करता हूं पहले। इसमें ईयर 1 का रेवेन्यू और कॉस्ट ये एक बार निकाल ली, उसके बाद तो बस सिर्फ ग्रो करना था। तो ईयर 1 की कैलकुलेशंस पे करता हूं बात, यानी मैं इसकी वर्किंग 1 समझाता हूं। क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ रूम्स बताए हुए हैं, नहीं सॉरी, रूम्स बताए हुए हैं, उनमें नंबर ऑफ बेड्स हैं, लेकिन साथ ऑक्यूपेंसी भी है। यानी बेड्स तो हो गए उस रूम की कैपेसिटी, लेकिन ऑक्यूपेंसी ये है कि वो बेड्स ऑक्यूपाई कितने होंगे। जैसे अगर 70 बेड्स हैं जनरल वार्ड्स में, तो सेल उसमें से 50% होने हैं, रेवेन्यू 50% से आना है। इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड रूम चार्जेस बताए हैं, डिस्काउंट अभी इसके बाद है, ये सिर्फ रूम चार्जेस स्टैंडर्ड बता दिए। जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को डिस्काउंट देना है वो फिर इसके अलावा है, यानी इस पे डिस्काउंट लग के फिर नेट बनना है रेवेन्यू। और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसलिए बताया ताकि खर्चे निकाल सके। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल खर्चे, तो कंट्रीब्यूशन इसलिए बताई परसेंटेज ताकि सेल्स एक बार निकाल लें, फिर उस पर परसेंटेज लगा के आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकें। तो एक तो ये किया कि इन नंबर ऑफ बेड्स, ऑक्यूपेंसी रेट, और ये चूंकि स्टैंडर्ड रूम चार्जेस पर डे हैं तो फिर डे से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साल की फिगर तक पहुंचने के लिए। और वो सवाल की रिक्वायरमेंट में बोल्ड करके बता दिया कि 365 है। तो रेवेन्यू इस तरह से ये 4 चीजों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, नंबर ऑफ बेड्स, ऑक्यूपेंसी, चार्जेस पर डे और नंबर ऑफ डेज। ये सब रूम्स के निकल आए। फिर इसमें से जिन पे डिस्काउंट था वो डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दिया। लेकिन ये ग्रॉस फिगर इसलिए जरूरी रखनी है मेंटेन कि कंट्रीब्यूशन इस ग्रॉस पे लगना है, और वो जो चैरिटी है वो भी ग्रॉस पे लगना है। इसलिए ग्रॉस भी कैलकुलेट करना है और नेट ऑफ डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट जिन पे लगना था उन पे डिस्काउंट लगा के तो उसको कर दिया माइनस। रेवेन्यू की कैलकुलेशन और डिस्काउंट की कैलकुलेशन ईयर 1 की, इस पे जिन्होंने किया हो कुछ पूछना है? रेवेन्यू, ग्रॉस और डिस्काउंट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वो परसेंटेज लगा के निकाल ली, क्योंकि कंट्रीब्यूशन दी हुई है तो बाकी जैसे 42% है तो 58% कॉस्ट है, तो ग्रॉस रेवेन्यू पे वो परसेंटेज लगा के वेरिएबल कॉस्ट निकल आई। वर्किंग 1 में कोई एतराज परेशानी? ठीक है। उसके बाद इस ग्रॉस रेवेन्यू को, डिस्काउंट को और वेरिएबल कॉस्ट्स को महंगा कर लिया और क्वांटिटी बढ़ा दी। जैसे पॉइंट नंबर 2 में अदर इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम बढ़ना था यानी पेशेंट्स बढ़ने होंगे 10% और महंगाई बढ़नी थी 8%। तो ये दोनों इफेक्ट ले लिए तीनों चीजों पे, ग्रॉस रेवेन्यू पे भी, डिस्काउंट पे भी और वेरिएबल कॉस्ट पे भी। एक बार वर्किंग 1 कैलकुलेट कर ली, उसके बाद तीनों के ऊपर ये दोनों इफेक्ट ले लिए। जी बिजनेस के ऊपर जो रेट लगना 10% है वॉल्यूम पे जी, हाँ
तो जो डिस्काउंट है वो भी तो उसी से लिंक हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वही रेट नहीं लगना चाहिए? तो लग तो रहा है डिस्काउंट के ऊपर 8% लग रहा है ना, 10 भी तो लग रहा है यार, 8% वो महंगाई वाला है ना, दोनों लग रहे हैं, डिस्काउंट पे दोनों ही लग रहे हैं। तो डिस्काउंट पे वही मैं पूछूं कि दोनों क्यों लग रहे हैं? एक तो बिजनेस वाला लग गया, हाँ, वो दूसरा क्यों लग रहा है 8% वाला? डिस्काउंट की परसेंटेज है। अगर एक बंदे की फीस 100 रुपए थी और 10 बंदे थे तो रेवेन्यू निकल आया 1000 रुपए, और डिस्काउंट अगर 15% था तो इसके ऊपर 15% लग गया 150 रुपए। ठीक है, ये मैंने ऐसी खुद से ली है वैल्यूज। अब ये जो 10 लोग थे इनमें 10% ग्रोथ आनी है, 11 लोग हो जाएंगे, और ये जो 100 रुपए थे इसमें 8% महंगाई होनी है, ये 108 रुपए हो जाएगा। कितना बना देखिए, डबल एट। डिस्काउंट परसेंटेज अभी 15% ही हम देंगे या कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? 15 ही, इस पे लगाएं 15%, 178.2। अगर आप इस 150 रुपए के साथ ही ये सलूक कर लें, 1.08 कर लें, 1.1 कर लें, करें जरा, यही आएगा, क्योंकि एक मल्टीप्लाई वाला रिलेशन चल रहा है ना, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, ये बनना है, और इसने उसके 15% प्रोपोर्शन रहना है, तो जो इसके साथ सलूक हो रहा है वही उसके 15% के साथ भी होगा। रेवेन्यू, डिस्काउंट और वेरिएबल कॉस्ट्स में कोई मसला जिन्होंने किया है? अच्छा, एक तो इसमें ये कैलकुलेशन अच्छी थी, दूसरा ये मुफ्त पेशेंट्स वाली बात समझ लें, ये बड़ी अच्छी है। पेशेंट्स को देना है फ्री ट्रीटमेंट। अच्छा, फ्री ट्रीटमेंट का मतलब है कि उनसे पैसे नहीं लेंगे, तो ठीक है ना लें पैसे, लेकिन एनजीओ वाले पैसे दे रहे हैं, हम खुद एक फंड बना के डब्बा बना के उसमें पैसे डाल रहे हैं, तो वो किस लिए पैसे डाल रहे हैं? और क्या हो रहा है? डोनेशन भी आ रही है 10% ऑफ रेवेन्यू, तो ये पैसे किस लिए आ रहे हैं? यानी उन पेशेंट से जनरल वार्ड के जो उन्होंने पैसे देने थे वो उनकी बजाय उस डब्बे से निकाल रहे हैं। देखें, एक डब्बा है, इस बॉक्स के अंदर 3 तरह की चीजें आनी है। एक, इसमें हमने अपने रेवेन्यू का कितना 5%, एक हम लोगों ने, यानी ये डॉक्टर साहब नहीं, लोधी साहब ने 5% ऑफ रेवेन्यू इसमें डाल देना है। फिर इसके अलावा एक मुखैर हजरात से डोनेशन आनी है, ये कितनी है? 10% ऑफ रेवेन्यू आनी है। ये 2 तरह के पैसे आने पहले इसमें। इस डब्बे में जो पैसे आ रहे होंगे वो पैसे हम खुद निकाल लेंगे उन लोगों का बिल देने के लिए, यानी एक तरह से हमारे रेवेन्यू में फर्क नहीं पड़ा। जो हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया उसमें समझे फर्क नहीं पड़ रहा फिर, क्योंकि जो उन लोगों से पैसे लेने थे वो इस डब्बे से पैसे ले लेंगे, तो रेवेन्यू इंटैक्ट रहेगा। रेवेन्यू जिन्होंने सवाल किया है, रेवेन्यू हमारा इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि जो उन लोगों से पैसे लेने थे वो इस डब्बे से निकाल के ले लेंगे, तो रेवेन्यू हमारा ऐसे ही 4-5 साल चलेगा। अब रहा मसला कि ये जो डब्बे में पैसे डालने हैं ये हमारा आउटफ्लो है। आउटफ्लो ना, देखें, जो उन कस्टमर उन 25% लोगों से पैसे लेने थे वो हम डब्बे से निकाल लेंगे, इसका मतलब हमारे इनफ्लोज इंटैक्ट रहेंगे, तो रेवेन्यू स्ट्रेट 5 साल कैलकुलेट कर लिए। हाँ, जो इस डब्बे में पैसे हमने डालने हैं वो हमारा आउटफ्लो है, और जो डोनेशंस वालों ने डालने हैं उससे हमारा नहीं, हमारा से कोई कंसर्न नहीं है। देखें, हमने पेशेंट से पैसे लेने हैं, अब हमें पेशेंट से पैसे आए या साथ पड़े डब्बे से पैसे आए, हमें तो पैसे आ रहे हैं ना,
तो हमारा रेवेन्यू तो स्ट्रेट कैलकुलेट होगा। अब उस डब्बे में पैसे डाल कौन रहा है वो हमें क्या लगे, तो इसलिए डोनेशन हमारा कोई इनफ्लो नहीं है, इस वजह से डोनेशन इनफ्लो में नहीं लिखा। क्योंकि अगर हम डब्बे से पैसे निकाल रहे हैं इसका मतलब रेवेन्यू हमारा पूरा पूरा हो रहा है, और डोनेशन को भी इनफ्लो ले लें तो डबल हो जाएगा ना। तो डोनेशन हमें नहीं आ रहा है, डोनेशन उस डब्बे में आ रहा है, तो इसलिए इस डोनेशन को हमने नहीं दिखाना कैश में। इस डोनेशन वाली बात पे स्टिल कोई एतराज है तो, क्योंकि डोनेशन जी 25% लोगों का फ्री ट्रीटमेंट है, इसका मतलब है कि उन लोगों ने जो हमें बिल पैसे देने थे वो नहीं दे रहे, हाँ रख दे, वो नहीं दे रहे, ठीक है। अब वो मरीज पैसे ना दे, उसके साथ आया हुआ दोस्त पैसे दे दे, हमारे लिए क्या कंसर्न है, हाँ पैसे मिल रहे हैं, तो उस मरीज से पैसे लेने की बजाय डब्बे से पैसे निकाल लिए तो हमें तो पैसे मिल गए ना, तो इसलिए हमारा रेवेन्यू अफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए हमें अगर वो कस्टमर पैसे दे देता तो वो बंदा किसी से पैसे ला के हमें देता, हमारे लिए क्या कंसर्न है, हमें पैसे आ रहे हैं। अब वो जिससे पैसे ला रहा है वो हमारा कंसर्न है नहीं, तो इसलिए डोनेशन हमने नहीं दिखानी इनफ्लो में, ओके। बस इनफ्लो आउटफ्लो में दो चीजें दिखानी पड़ेंगी, एक जो हम इस डब्बे में पैसे डाल रहे हैं ये आउटफ्लो है, दूसरा डोनेशन भी कम पड़ गई, एनजीओ के पैसे भी कम पड़ गए, वो हमें और पैसे पूरे करने पड़ेंगे, वो हमारा आउटफ्लो है। ये दो हमारे आउटफ्लो हैं। तो ये डब्बे की वर्किंग की हुई है सारी मैंने, वर्किंग वर्किंग 2, ये डब्बे की वर्किंग है। पहले तो देखा कि डब्बे से हम निकाल कितने रहे हैं, ये पहली लाइन है। डब्बे से हम निकाल रहे हैं जो हमारी रेवेन्यू की लाइन चल रही है उसका 25%, तो वो बेशक रेवेन्यू का 25% ले लेते जो ऊपर वर्किंग में जो मेन पे किया हुआ है, या ऊपर पहले मैंने फ्री ट्रीटमेंट निकाल लिया उसको फिर आगे ग्रो करा लिया, और उसको ग्रो कराने की रीजन भी यही है क्योंकि वो रेवेन्यू का एक परसेंटेज था, तो वही सलूक आप इसके साथ कर दें जो रेवेन्यू का कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो ये पहली लाइन जो वर्किंग 2 की निकाली ये है कि हम डब्बे से निकाल कितना रहे होंगे अपना रेवेन्यू सलामत रखने के लिए। फिर इस डब्बे से निकालने के लिए इतने पैसे इस डब्बे में इन भी होने चाहिए, तो वो देखा कि इन हो कितने रहे हैं, ये हमारे पास से इन हो रहे हैं, ये हमने आउटफ्लो दिखाया, और डोनेशन आ रहा है जिसका हमने इनफ्लो तो नहीं दिखाया लेकिन डब्बे में आना वर्किंग में जरूर दिखा रहे हैं। फिर जो कमी रह जाएगी उस कमी में अप टू 7 मिलियन वो एनजीओ वाले डब्बे में डाल देंगे, लेकिन अगर 7 से ज्यादा हुआ फिर वो हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो ये फिर वर्किंग करनी पड़ी ताकि अल्टीमेटली पता चले कि हमारी जेब से दोबारा कितने जाने। तो ये है वर्किंग 2 जिससे हमारे जेब से जाने वाली दो चीजें आ रही हैं, एक ये चैरिटी और दूसरा ये डिफरेंस अमाउंट, वो आउटफ्लो दिखा दिया बस, और बाकी फिर रेवेन्यू निकाल लिया हुआ है, तो उसी की परसेंटेज फार्मेसी वाले की लिंक है और उसका शेयर हमने सीधा सीधा इनफ्लो दिखा दिया। यानी हम फार्मेसी वाले को वो जगह समझें किराए पे दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं जितना कमाओगे उसका इतने % हमें दे देना बस, तो वो एक तरह का हमारा किराया हो गया जो उस फार्मेसी वाले से हम ले रहे हैं, वो सीधा सीधा इनफ्लो आ गया। टर्मिनल वैल्यू जैसे अब 5 साल का हॉस्पिटल है तो 5 साल बाद के हॉस्पिटल बंद कर दें, चलता रहेगा ना आगे भी। अभी फिलहाल चूंकि मैंने वैल्यूएशन नहीं पढ़ाई है, टर्मिनल वैल्यू वैल्यूएशन का एक कॉन्सेप्ट है, तो वैल्यूएशन नहीं पढ़ाई, तो अभी आप इतना समझ लें कि 5 साल बाद ये हॉस्पिटल हम किसी को 1 मिलियन का बेच के निकल जाएंगे, ये वो है 1 बिलियन, ये वो है। तो इसको रेजिडुअल वैल्यू समझ लें कि हम हॉस्पिटल बेच देंगे 5 साल बाद किसी को, ये टर्मिनल वैल्यू है। वैसे टर्मिनल वैल्यू सिखा दूंगा वैल्यूएशन में, और आप केई निकालने में कोई मसला और कुछ आपने सामने बैठे लोगों ने पूछना है तो पूछें जी। हाँ पहले इसको क्लियर कर लें। चैरिटी को आउटफ्लो ही दिखाया है, मेन पे ही दिखाया मैंने। नहीं चैरिटी भी तो आउटफ्लो ही दिखाया है, 2 आउटफ्लो दिखाए हैं, चैरिटी फंड को आउटफ्लो दिखाया तो है चौथी लाइन सॉल्यूशन में।
वो अलग है और एडिशनल बर्डन अलग है। ये दोनों चीजें वर्किंग 2 में लिखी हुई हैं, लेकिन चैरिटी तो सिंपल रेवेन्यू का 5% निकाल लिया ना, तो जो एडिशनल पैसे देने हैं वो वर्किंग 2 से निकालें। इस सवाल में और कोई सवाल किसी का? जी, ये सारा का सारा प्रोजेक्ट फाइनेंस किससे होना है? सिर्फ इक्विटी से। ये पहले सवाल की पहली ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द इनिशियल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर द हॉस्पिटल इज 500 मिलियन विच विल बी प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर ताहिर। तो डॉक्टर ताहिर ओनर होगा ना, सारे पैसे वही लगाएगा, लोन कहां है इसमें? ये हॉस्पिटल वो बनाएगा, यानी एक नया बिजनेस स्टैब्लिश होगा, सारे पैसे डॉक्टर साहब खुद डालेंगे। अमीर आदमी 50 करोड़ रुपए मसला नहीं उनके लिए, तो सारे पैसे उन्होंने खुद डालने हैं। तो इस बिजनेस में है ही इक्विटी सिर्फ। जब इस बिजनेस में डेट ही नहीं है तो इस बिजनेस का इक्विटी बीटा एसेट बीटा ही है, इसलिए एसेट बीटा से क्या ही निकला है। हाँ जी, इसमें एक और बात मुझे लगता है मैंने किसी क्लास में बताई हुई है ये बात, 200 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 2% है, बताई हुई है। 100 बेसिस पॉइंट्स कहते हैं 1% को। तो पॉइंट नंबर 1 का मतलब ये है कि जब RM, RF और बीटा यूज करके केई निकाल लेंगे। केई क्या होता है? शेयर होल्डर्स जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। एक लिस्टेड कंपनी में लगाने वाला पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर और एक अनलिस्टेड कंपनी में पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर, दोनों बराबर सिक्योर होते हैं, दोनों बराबर फिक्रों वाले होते हैं। यानी एक इन्वेस्टर ने लिस्टेड कंपनी में पैसा लगाया है और एक इन्वेस्टर ने अनलिस्टेड कंपनी में पैसा लगाया है, तो दोनों सेम इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्यों नहीं? रेगुलेशन ज्यादा है। अच्छा चलें, आपने कोई सवारी बाइक, गाड़ी, मोबाइल ये चीजें खरीदनी है, तो एक कुछ सियाने ये मशवरा देते हैं कि वो चीज खरीदो जिसकी रीसेल वैल्यू भी हो। क्यों कहते हैं ऐसा? कि अगर कल को बेचना पड़ जाए। अच्छा, जिसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा होती है वो चीज फिर बिक भी महंगी रही होती है और उससे जान छुड़ाना भी आसान होता है। तो लिस्टेड कंपनी के शेयर में पैसा लगाने वाला और अनलिस्टेड कंपनी में पैसा लगाने वाला तो बराबर तो नहीं हुए ना। जो लिस्टेड कंपनी में पैसा लगा रहा होगा वो तो कभी भी निकल सकता है पैसे अपने, कभी भी पैसे निकाल सकता है, बेच दे शेयर्स। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी वाले के पैसे फंस जाएंगे। अच्छा, अब जब इसके पैसे फंस जाएंगे तो इसका रिस्क ज्यादा हुआ ना, तो इसका केई ज्यादा होना चाहिए। ये मतलब है इस बात का कि इस सेक्टर की अगर कोई लिस्टेड कंपनी हुई तो उसका तो इस कैपम से केई निकल आना चाहिए, लेकिन अगर इसी सेक्टर की कोई अनलिस्टेड कंपनी हुई तो उसका केई 2% ज्यादा होना चाहिए। ये मतलब है इस पॉइंट का। नहीं मिला जवाब? नहीं समझ आई ना? नहीं, सेक्टर नहीं अनलिस्टेड है। हाँ। अच्छा, मतलब इसमें हॉस्पिटल बनाते ही लिस्ट करवा लेना है या नहीं करवाना, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा चले, नहीं पता लगेगा तो क्या लगता है पॉइंट नंबर 1 लिखा है तो क्या हिंट मिल रहा है इससे? अनलिस्टेड ही होगा। नहीं, इस बात को समझें कि अनलिस्टेड कंपनीज के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 2% ज्यादा होते हैं। किससे ज्यादा होते हैं? RM से। इसी सेक्टर की अनलिस्टेड कंपनीज के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। किससे ज्यादा होते हैं? RM से। हाँ, इसी सेक्टर की लिस्टेड कंपनीज के रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा होते हैं।
तो कैपम से पहले आप लिस्टेड का निकाल तो लें के, उसमें फिर 2 ऐड करेंगे। जो बात आप कह रहे हैं ना कि आरएम में क्यों नहीं ऐड कर दिया, तो वो तो फिर ये बात होती है कि मार्केट पोर्टफोलियो से 2% ज्यादा लोग इससे रिक्वायर करते हैं, तो फिर तो उसमें कैपम लगाने की जरूरत ही ना होती, फिर तो आरएम में 2 ऐड करते और वो के ही बन जाता। ये दोनों में फर्क है मेरी बात में। अगर कहा होता ना कि लोग इस सेक्टर की अनलिस्टेड कंपनी से मार्केट पोर्टफोलियो से 2% ज्यादा रिक्वायर करते हैं, तो फिर तो आप आरएम में 2 ऐड कर लेते, फिर बीटे की क्या जरूरत थी। तो वो कह रहे हैं कि अनलिस्टेड कंपनी में 2% ज्यादा, तो किससे ज्यादा, लिस्टेड से 2% ज्यादा। तो पहले आप कैपम लगा कर लिस्टेड का के निकालें, उसमें 2% ऐड करें। और पूछें इसमें अगर किया है तो। चलिए ठीक है जी, डन। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था और ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यानी इसका सवाल में कोई इंपैक्ट नहीं है, ऐसी बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एमएम ने एक विद टैक्स की थ्योरी दी थी, जिसमें एक फार्मूला था वैल्यू ऑफ गियर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड प्लस dt। ये एक फार्मूला था, ये बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बस एक सवाल बनाया हुआ था, वो फार्मूले की हद तक कर लिया था। ऐसी नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं, एमएम ने ये कहा था कि गियर्ड कंपनी की वैल्यू अनगियर्ड कंपनी की वैल्यू से ज्यादा होती। ये कैसे पता चल रहा है ज्यादा होती? उसमें कुछ ऐड हो रहा है, अनगियर्ड कंपनी में कुछ ऐड हो रहा है, तो गियर्ड कंपनी की वैल्यू बन रही है। तो अगर एमएम के मुताबिक गियर्ड कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब गियर्ड कंपनी में कुछ ऐसी खास बात है जो किसी और बिस्किट में भी नहीं है। गियर्ड कंपनी में कुछ ऐसी खास बात है जो अनगियर्ड में नहीं है, और वो क्या है? गियरिंग, डेट। तो क्या फायदा है उससे, उसको डेट होने से क्या फायदा है? टैक्स बचेगा। अच्छा, कितने साल तक बचेगा? जब तक डेट रहेगा बचता ही रहेगा। तो अगर उसके पास इतने रुपए डेट हो और उस पे वो इतने % इंटरेस्ट देता हो, तो ये क्या बना? 1 साल का इंटरेस्ट। ये क्या बना? उस साल के इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग। और अगर ये डेट इसके पास हमेशा रहेगा तो हर साल इतना बचा करेगा। तो उसकी अगर पीवी निकालना चाहें तो परपेचुटी डिस्काउंटिंग कर लें। तो कल हम लोग टैक्स सेविंग की डिस्काउंटिंग कर रहे थे, किस रेट पे? आरएफ पे या फिर बोरिंग रेट पे। तो इसी पे कर लेते हैं, आर ओवर आई। तो ये कट गया, पीछे रह गया डीटी। तो ये क्या चीज हुई फिर डीटी, मतलब क्या इंटरप्रिटेशन है? जो कल को सब इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग्स मिलनी है उसकी पीवी। अच्छा, अब ये जो एपीवी मेथड है ना, वो इसी से इंस्पायर्ड है। एपीवी मेथड ये कहता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट सारा का सारा इक्विटी फाइनेंस होता तो देखें उसकी क्या औकात है, बेस केस एनपीवी, और उसमें साथ ऐड कर लें कि डेट से क्या फायदे मिलने हैं, वो ऐड कर लें। तो फिर डेट के फायदे साथ इंक्लूडेड होकर जो वैल्यू आएगी उसको एपीवी कह दिया। तो एपीवी इस एमएम विद टैक्स से इंस्पायर्ड होकर बना। तो एमएम भी यही कह रहा था कि अनगियर्ड कंपनी की वैल्यू निकालें, उसमें अगर उसको जो आइंदा कभी टैक्स के बेनिफिट मिलने हैं इंटरेस्ट पे, वो भी साथ ऐड कर दें, तो फिर वो गियर्ड होती है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये शायद ये पूछ रहे थे आप। हाँ जी, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कैपिटल से जो निकलता है, तो हमने ये डेट के लिए निकालना होता है और निकाल लिया कैपिटल से हम लोगों ने। तो इसमें हमने क्रेडिट्स कहां पे इंकॉर्पोरेट किया? डेट बीटा में। डेट बीटा में जब हम बोलते हैं कि अगर उस एसेट बीटा वाले। अच्छा, सवाल ये पूछा है कि अगर कॉस्ट ऑफ डेट
निकाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, कल एक स्टूडेंट ने मुझसे बात पूछी थी, वो नमाज के टाइम पूछी थी एक। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में भी हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स निकाले। IRR जो है ना, वो एक कैलकुलेशन है। IRR इटसेल्फ ना रिटर्न है ना कॉस्ट है, इटसेल्फ वो सिर्फ एक कैलकुलेशन है। IRR क्या करेगा? IRR एक कैश फ्लोज का ऐसा डिस्काउंट रेट होगा जिसमें उन कैश फ्लोज की एनपीवी 0 हो, बस ये IRR है। अब वो काम कौन कर रहा है? अगर ये कैश फ्लोज का IRR इन्वेस्टर निकाल के देख रहा है तो वो IRR उसके लिए रिटर्न है। अगर वही कैश फ्लोज का IRR फाइनेंस लेने वाला निकाल के देख रहा है तो वो उसके लिए कॉस्ट है। जैसे एक इनवॉइस होती है, उस इनवॉइस को जब परचेजर पढ़ेगा तो उसके ऊपर परचेज इनवॉइस है, जब सेलर पढ़ेगा तो सेल इनवॉइस है तो वो इनवॉइस। तो IRR हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी निकालते थे, तब वो टॉपिक किसके लिए पढ़ रहे थे? फाइनेंस लेने वाले के लिए, बोरोर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, तो वो IRR कॉस्ट होती थी। और अब इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर जब हमने YTM निकाला तो वो इन्वेस्टर का रिटर्न निकला। अच्छा, अब इसमें एक मसला ये आता है कि इन दोनों चैप्टर्स की कैलकुलेशन में कहीं टैक्स ले रहे थे, कहीं टैक्स नहीं ले रहे थे। तो जब हम लोग बोरोर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे थे तो उस बोरोर को जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पे उसका टैक्स बचेगा, तो इसलिए बोरोर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हुए इंटरेस्ट में टैक्स नेट कर रहे थे। लेकिन YTM निकाल रहे थे हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उन इन्वेस्टर्स की इनकम पे पता नहीं टैक्स पड़ता है नहीं पड़ता है, वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, बूढ़ा बंदा है, जवान बंदा है, पता नहीं गरीब आदमी है टैक्स ब्रैकेट में ही नहीं है, अमीर आदमी है टैक्स देता है, कुछ नहीं पता। तो इसलिए हम उसको टैक्स इग्नोर करके कैलकुलेशंस करते हैं। तो जब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो टैक्स का काम नहीं है। टैक्स का काम तब था IRR निकालते हुए जब बोरोर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे थे। ठीक है, और अब आपने क्या पूछा बोला? हाँ, अब जो एक इन्वेस्टर अगर वो शेयर्स में पैसा लगाना चाहे तो इस चैप्टर ही के पोर्टफोलियो में ही हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न भी पढ़ा था और रिक्वायर्ड रिटर्न भी पढ़ा था। एक्सपेक्टेड रिटर्न शेयर इन्वेस्टर का कैसे निकालते हैं? इतनी जल्दी ना भूलें यार, है शेयर पूछ रहा हूं यार, शेयर P1 माइनस P0 यानी कैपिटल गेन और डिविडेंड। क्योंकि शेयर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस उसको अगले एक साल ही का रिटर्न नजर आ रहा होता है, उससे कोई वादे तो होते नहीं है, तो वो सिर्फ एक साल ही की कैलकुलेशन करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालता है। और रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे निकलता है? कैपम से, जिसमें रिस्क बिल्ड होता है। और जिन सवालों में मजबूरन जरूरत पड़ी थी उनमें दोनों को बराबर भी अज्यूम कर लिया था। इसी चैप्टर में हमने डेट इन्वेस्टर भी देखा। डेट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब YTM निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा कि रिक्वायर्ड रिटर्न होगा? वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। और उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी साइंस ये है कि अगर आज कोई इस डिबेंचर को खरीदे और उस डिबेंचर पे ये रिटर्न मिलता नजर आ रहा है, IRR एक्सपेक्टेड रिटर्न ही होता है ना। हाँ, बल्कि तो मैंने लिख के भी दिया था जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ाया था, तो मैंने IRR की पहली लाइन ही ये लिखी थी कि ये रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो जो YTM होता है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। अगर उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला जाए डेट इन्वेस्टर का, इक्विटी इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड, ओके, डेट इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रिटर्न है YTM, और अगर इसका रिक्वायर्ड रिटर्न निकाला जाए तो वो कैपम से भी निकल सकता है। बस उस कैपम में बीटा कौन सा इस्तेमाल होगा? डेट बीटा। डेट बीटा होता है डेट इन्वेस्टर की नजर से टेंशन। उस डेट इन्वेस्टर की नजर से टेंशन दोनों वजह से है, कंपनी में गियरिंग की वजह से भी है, बिजनेस नेचर की वजह से भी है।
तो डेट इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कैपम से निकल सकता है। उस डेट बीटा के अंदर रिस्क कवर्ड है। और उर्दू वाला, डेट इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उस यील्ड कर्व के जरिए भी निकल सकता है। यील्ड कर्व एक दफा, तो वो यील्ड कर्व यही होता है कि इस रेटिंग के मुताबिक रिक्वायर्ड रिटर्न ये होना चाहिए, इस रेटिंग के मुताबिक रिक्वायर्ड रिटर्न ये होना चाहिए। ये मार्केट की तरफ से गाइडेंस है दुनिया वालों को कि भाई देख लो ये रेटिंग हो तो ये रिटर्न मांगना। तो उस क्रेडिट रेटिंग के जरिए जो यील्ड कर्व है वो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की शक्ल दे सकता है। उसमें भी रिस्क कवर्ड है। कैसे कवर्ड है? वो रेटिंग के मुताबिक ही तो कोटेड है। तो डेट इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या तो यील्ड कर्व से निकल सकता है या फिर वो कैपम डेट बीटा यूज करके निकल सकता है। चले, मैंने वैल्यूएशन शुरू करनी है, तो फिर भी इसी चैप्टर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है? अच्छा है, कर लें, बात हो ही रही है अभी, कर लें क्लियर। चले ठीक है जी, कुछ नहीं पूछना। अच्छा, वैसे अब ये तीसरा साल है ये जो ऑनलाइन क्लासेस कोविड के बाद से 20, 21, 22, मैं देख रहा हूं कि रिपोर्टिंग में सवाल बहुत ज्यादा होते हैं लोगों के। बीएफडी में पूछते ही कुछ नहीं है, ग्रुप खाली ही रहते हैं पूरा सेशन है। समझ नहीं आती कि पूछना क्या है। ना सामने बैठो में से को पूछता है, ना ग्रुप में को पूछता है। रिपोर्टिंग में अजीब अजीब लोग भी होते हैं पूछने वाले हैं। सीधे में पहली पहली दफाए होते हैं। हाँ ये भी है वैसे। हाँ ये भी, हाँ ये है, मुझे ये लग रहा है वाकई कि वो नए नए बच्चे होते हैं, अभी अभी उनका क्या खत्म हुआ होता है, तो फॉर्म में जब कुछ साल को लगा लेते हैं ना, तो सब जज्बात सब ठंडे हो जाते हैं, सब सेट हो जाती है तबीयत। हाँ ठीक है, सही बात है। हाँ नहीं, ये बात मुझे सही लगी वैसे कि बीएफडी चूंकि बच्चे नहीं पढ़ते, थोड़े बड़े होने के बाद पढ़ते हैं, तो वो फिर फॉर्म में 1 साल गुजार के तबीयत सेट हो चुकी होती है। सही है जी, आंसर मिल गया। 3 साल से आंसर ढूंढ रहा था मैं। सही है। वैल्यूएशन, ये पेपर का तकरीबन कंफर्म सवाल है और 18, 20, 25, 26 भी हो सकता है। कंफर्म सवाल होता है पेपर का। ये बिल्कुल सेपरेट सवाल भी हो सकता है, कभी कभार ये वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली चीजों के साथ मिल जाएगा, कभी जो चीजें आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में सिखानी है उनके साथ भी मिल सकता है। बहरहाल ये सवाल नॉर्मली पहचाना जाएगा कि वैल्यूएशन का सवाल है, वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इस सवाल की मुश्किलों में से एक मुश्किल ये है कि अनलाइक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, इसमें आपने प्रैक्टिस करके ही कुछ सीखना है तो सीखना है। मेरे पास सिखाने को बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये सवाल बहुत नहीं, सवाल बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जिसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी बन सकते होंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने सवाल बनाया एक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लगा उसने ये सवाल, एक मेथड है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री कैश फ्लो एक मेथड है, उसने वो सवाल सोचा भी और बनाते हुए उसने फ्री कैश फ्लो के हिसाब से सवाल बना दिया, लेकिन वो डाटा बताते बताते ऐसी चीजें भी बता गया कि वो सवाल पी रेशो से भी हो सकता था। पी रेशो तो खैर क्लियरली पता चलती, अर्निंग यील्ड से भी हो सकता था।
तो इस सवाल डिविडेंड मेथड से भी हो सकता था, तो इसलिए इस सवाल के अंदर अल्टरनेटिव्स भी काबिल कबूल होते हैं। तो इसलिए इसमें जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे ना, उतनी ज्यादा आप लर्निंग करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपने अब तक ये सीख लिया होगा कि अगर 2-3 सवाल भी ढंग से करनी है ना, तो आप 60-70% सवाल हर किस्म का ठीक कर लेंगे। लेकिन इसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मेरी स्ट्रेटजी भी इसमें प्रैक्टिस ही है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है सिखाने को, लेकिन सिखाने वाली चीजें शायद 2 दिन में पूरी कर दूं, लेकिन फिर भी इस पे कोई 8-10 क्लासेस लगानी पड़ेंगी प्रैक्टिस की वजह से। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और आप लोग जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी मेरी नसीहत ये है कि वैल्यूएशन के सवाल आप फिर बार बार करिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के सवालों को ओवरऑल कंपेयर जरूर करना है कि फलाने सवाल में हमने वैल्यूएशन का कैश फ्लो मेथड लगाया था, फलाना भी तो इस जैसा लग रहा था, वहां पर ऐसा क्यों नहीं किया। फिर एक चीज 1-2 क्लासेस के बाद बताऊंगा, इसमें कुछ सवाल होंगे जिसमें हमें सिंगल कंपनी की वैल्यू करनी होगी, कुछ सवाल होंगे जिसमें हमें कंबाइंड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये कैसे पता चल रहा होगा कि किस सवाल में कंबाइंड वैल्यू निकालनी है, किस में नहीं निकालनी है, ये भी आपको ओवरऑल कंपैरिजन से चीजें पिक करनी है। मैं गाइड करूंगा, मतलब मैं इतना भी नहीं डरा रहा आपको, गाइडेंस होगी साथ साथ, जितना भी मैं बेस्ट कर सकूंगा, लेकिन इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन के चैप्टर में पहले आसान वाला पोर्शन खड़का देता हूं, वो ये कि आपको शेयर्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है और डिवेंचर्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है। तो पहले आसान वाला काम करते हैं, डिवेंचर्स की वैल्यूएशन करते हैं, और ये एक तरह से हो ही चुका हुआ है ऑलरेडी। जब आपको मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाई थी, तो मैंने असल में वैल्यूएशन पहले बताई थी, उस फार्मूले को चेंज करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला निकाला था। यानी जब मैंने आपको डिवेंचर की वैल्यू निकालने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिखाई होगी, तो मैंने बात शुरू यहां से की होगी कि अजम्पशन है कि इन्वेस्टर्स अक्लमंद हैं, बीएफडी पड़ी हुई है, और उन्होंने यकीनन मार्केट वैल्यू निकाली होगी। कैसे? फ्यूचर कैश फ्लोस को रिक्वायर रेट ऑफ डिस्काउंट करके, फिर मैंने पीवी का फार्मूला लिखा था, फिर उसके बाद उस वैल्यू को इधर और रिटर्न को इधर रखा था। तो डेट की वैल्यूएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस मैंने यही कहना था और वैल्यूएशन हो गई। आप आइए पहले पेज पे और फार्मूले देख लें, ये काम किया हुआ है हमने, इसलिए इस पे नहीं टाइम जाया करेंगे हम। आप आइए जनाब पेज 252 नई बुक में, पुरानी में होगा काफी सारा। बहरहाल वैल्यूएशन का पहला ही पेज है। वैल्यूएशन का पहला ही पेज है। डेट की वैल्यूएशन, ये पेज पढ़ लें, ये सारे वही फार्मूले हैं जो मैं कॉस्ट ऑफ डेट में ऑलरेडी करा चुका हूं, बस पढ़ लें काफी है। ये वही फार्मूले हैं सारे। पेज 252 नई बुक में, और पुरानी बुक में पेज नहीं पता, लेकिन वैल्यूएशन का पहला ही पेज है, डेट की वैल्यूएशन। ये पढ़ लें सारा। तब हम वैल्यू यूज करके आईआरआर निकाला करते थे, अब हम वाईटीएम को यूज करके वैल्यू निकाल लिया करेंगे। और पीछे कुछ सालों में किया भी है, डेट की वैल्यू निकाली भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग किस रेट पे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। तो जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू है। तो इसलिए डेट की वैल्यू ऑलरेडी डन हो गया, खत्म। अगर फार्मूले अजीब अजीब लग रहे हैं तो दफा करें फार्मूलों को। डिस्काउंटिंग के आप चीते चीतियां हो चुके हैं, बस इतनी बात ही काफी है डेट के लिए कि डेट की वैल्यू, मतलब डिवेंचर्स की, टीएफसीज की, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू निकालने का तरीका है क्या? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको मार्केट रिटर्न कह के भी दिया हो सकता है कि मार्केट में सिमिलर से इस वक्त लोगों का ये रिक्वायर्ड रिटर्न चल रहा है। तो डिवेंचर्स की वैल्यू के लिए सिंपली इतना याद रख लें कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बस ये डेट की वैल्यू है। नहीं नहीं नहीं, अब हम इन्वेस्टर की नजर से देख रहे हैं ना, तो टैक्स टुक्स नहीं डालना बीच में।
फिर भी मैंने एहतियातन नीचे एक नोट लिखा हुआ है, एहतियातन इसी पेज के एंड पे। ये ऐसा मैंने देखा नहीं है कहीं, फिर भी मैंने एहतियातन ये लिखा हुआ है कि अगर YTM की बजाय एक आफ्टर टैक्स KD दे दिया तो फिर नेट ऑफ टैक्स ले लेना कैश फ्लोज में इंटरेस्ट। ये मैंने आखिर एहतियातन लिखा है, होता नहीं है ऐसा वैल्यूएशन के अंदर। तो इसलिए अगर इस बात को फिलहाल इग्नोर भी देखें तो हमने करना है कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या YTM से, जो कि 1-2 सवालों में की भी थी। जी बोलिए। जी जी यहाँ पे भी उसी तरह अप्लाई होगी हायर ऑफ कन्वर्टेबल, वो कन्वर्टेबल था, हायर ऑफ वाली कन्वर्टेबल थी, रिडीमेबल में तो पैसे मिलने होते हैं। रिडीमेबल तो है ही कि उसमें लिखा है जी इतने पैसे आपको मिल जाएंगे, वो कन्वर्टेबल है कि हायर ऑफ। ठीक है, डिवेंचर्स डन, चलें डन। इक्विटी पे आते हैं और इक्विटी में मैं आसान से शुरू करता हूं फिर मुश्किल पे चलेंगे। पेज 253 टॉप पे, यानी इस चैप्टर का दूसरा ही पेज, एसेट बेस्ड मेथड्स। अच्छा, एसेट बेस्ड मेथड से भी पहले एक बात और समझा दूं। इक्विटी की हम वैल्यू निकालने लगे और वैल्यू निकालने से मेरी मुराद यह है कि बेशक लिस्टेड कंपनी भी हो तो उस लिस्टेड कंपनी के शेयर की प्राइस तो ऑलरेडी पता ही होती है, लेकिन फिर भी हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। क्या समझ आती है सिर्फ कि हम उसकी वैल्यू जानना चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़ी ऊंची बात है, प्राइस और वैल्यू डिफरेंट चीज होती है। प्राइस होती है जो उस वक्त मार्केट में चल रही है, पता नहीं वो डिमांड सप्लाई क्या है, लोगों को समझ नहीं आ रही, मुल्क में अफवाहें चल रही हैं, हालात खराब चल रहे हैं। और वैल्यू जो उसकी असल वर्थ बनती है, तो हमने इस चैप्टर में वैल्यू निकालनी सीखनी है कि इसकी असल वर्थ क्या है, तो वो वैल्यू निकालनी है। बेशक आपको हो सकता है सवाल के अंदर रिक्वायर्ड हो कि प्राइस निकाल दे, लेकिन असल में हमने वैल्यू निकालनी सीखनी है। अच्छा, किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए डिपेंड करता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू निकालनी है। जैसे अगर ये जो एंटीक्स होती हैं, आइटम्स पुरानी, अगर सिर्फ ये कबाड़िए को ही बेचने जाएंगे तो उसने तो सिर्फ उसके अंदर का मेटल का वजन ही देखना है ना, लेकिन अगर जो इन चीजों की वैल्यू समझता होगा उसको बेचने जाएंगे तो वो उसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू करेगा। तो किसी भी चीज की अगर वैल्यू देखनी है तो डिपेंड करता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पॉइंट ऑफ व्यू भी समझबूझ रखने वालों में भी वेरी कर सकता है। जैसे एक प्लाजा है जिसके अंदर जो भी अपार्टमेंट्स हैं वो सब रेंट पे ही दिए जाते हैं, तो उस बिल्डिंग की वैल्यू कैसे निकलनी चाहिए? उस इलाके की रियल एस्टेट वैल्यू से ही, क्योंकि उस बिजनेस की असल वर्थ उस प्रॉपर्टी ही की वैल्यू है। लेकिन अगर एक मार्केट में बिल्कुल कोने पे खोखा है छोटा सा, जहां पर वो शवारमे बेचता है, छोटा शवारमा इतना, बड़ा शवारमा इतना, वाकई बड़ा शवारमा इतना, और बहुत सेल है उसकी, अब है छोटा सा खोखा लेकिन सेल बहुत ज्यादा है, तो उस खोखे की वैल्यू उस इलाके की रियल स्टेट वैल्यू बताएगी। क्यों नहीं? क्योंकि उस खोखे से जब वो कमा रहा है वो रियल स्टेट वैल्यू पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो उसकी सेल्स क्या है उससे पता चलेगा। इसी तरह से कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जिनमें उनके कैश फ्लोज कितने जनरेट होते हैं, इससे उसकी वर्थ का आइडिया होगा। कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे कि जो प्रॉफिट्स कितना कमाते हैं उससे वर्थ का आइडिया होगा। तो किसी भी बिजनेस की इक्विटी वैल्यू निकालने के लिए यह देखना पड़ता है कि उस बिजनेस में खास बात क्या है, और स्टूडेंट को, BFD के स्टूडेंट को यह देखना पड़ता है कि डाटा किस तरह का है। तो BFD के स्टूडेंट ने डाटा देख के फैसला करना है कि वैल्यू करनी है तो किस हिसाब से करनी है। अब आपको मैं डिफरेंट व्यूज बता रहा हूं, डिफरेंट मेथड्स बता रहा हूं। कुछ एसेट बेस्ड मेथड्स होते हैं, कुछ अर्निंग बेस्ड मेथड्स होते हैं, कुछ कैश फ्लो बेस्ड मेथड्स होते हैं। तो हम लोग पहले सीखने लगे हैं वैल्यूएशन के मुख्तलिफ मेथड्स। अच्छा, इस चैप्टर को ना मैं
दो हिस्सों में बांट रहा हूं। एक मैं आपको बताऊंगा वैल्यूएशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैल्यूएशन, यानी जस्ट वैसे ही बस इक्विटी की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके जब मैं आपको सारे मेथड्स पढ़ा दूंगा तो फिर हम एक डिफरेंट स्टेज पे जाएंगे कि वैल्यूएशन करनी है एक्विजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, एक है बिजनेस की वैल्यू निकालना वैसी, जैसे मैंने एक घर का रेट लगाना है ऐसे ही बस खुश होने के लिए, देखो मेरे घर का क्या रेट चल रहा है इस वक्त, बस वो सिर्फ वैल्यूएशन फॉर द सेक ऑफ वैल्यूएशन है। लेकिन अगर वो घर किसी ने खरीदना है अपनी एक और ब्रांच बनाने के लिए, अपना गोदाम बनाने के लिए, तो वो किसी और एंगल से वैल्यूएशन करेगा। वो ये भी देख रहा होगा कि मुझे फायदा कितना है। जैसे किसी इलाके में पता है प्लाजा बनने लगा है, या पता है कि हमारे घर ये होता भी रहा है, कभी कोई एरिया कमर्शियल हो जाता है ना, और कोई बहुत बड़ा प्लाजा, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है, और उनको एक्सपैंड करने के लिए बस एक पुरानी कोठी रास्ते में आ रही होती है, तो उस कोठी वालों की लॉटरी लग जाती है, वो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अब वो वैल्यू सिर्फ रियल एस्टेट वाली वैल्यू नहीं रह गई, वो उस बिजनेस वाले ने चूंकि खरीदना है तो और चीजें भी साथ शामिल हो जाएंगी। तो हमने वैल्यूएशन पहले पढ़नी है सादी सिर्फ वैल्यूएशन के एतबार से, पहले मैं आपको ताकि मेथड सिखा लूं। फिर जब हम सारे मेथड सीख लेंगे फिर वैल्यूएशन हम पढ़ेंगे एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले मैं वैल्यूएशन सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैल्यूएशन पढ़ाने लगा। मुझे लग रहा है किसी का हाथ उठा था कुछ पूछने के लिए, या वैसी नजरें उठी थी पूछने के लिए। मैंने कुछ पूछना है किसी ने? एसिड बेस्ड मेथड्स देखिए, इस चैप्टर का दूसरा ही पेज। ये भी एग्जाम पॉइंट है, वैसे हल्के ही हैं लेकिन हैं, टेस्ट हो सकते हैं। मिसाल से समझाता हूं और फिर वहां से पढ़ा भी दूंगा। ये एसिड बेस्ड मेथड मिसाल से समझा रहा हूं। एक बिजनेस की मैं आपको इक्विटी की वैल्यू एसेट बेस्ड मेथड से बताने लगा हूं, चैप्टर का दूसरा पेज। मिसाल से समझाता जाऊंगा फिर वहां से बताता जाऊंगा। एक बिजनेस की एसओएफपी है और उसमें कर लेते हैं पीपीई 750 मिलियन और इन्वेंट्री 120 मिलियन, रिसीवेबल्स 180 मिलियन और अदर एसेट्स कह देते हैं 70 मिलियन। 300, 1000, 50 और 11, 20। कैपिटल है ₹10 ईच, 300 और रिजर्व्स हैं 550 और लायबिलिटीज कितनी? 270। एक शेयर की बुक वैल्यू बताएं, एक शेयर की बुक वैल्यू बताएं। एक शेयर की यानी इस बिजनेस के शेयर्स की बुक वैल्यू पर शेयर बताएं। फेस वैल्यू नहीं कह रहा, शेयर की बुक वैल्यू पर शेयर। अच्छा चलें छोड़ें, मैंने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया। एसेट्स की बुक वैल्यू से क्या मुराद है? जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी हुई है। लायबिलिटीज की बुक वैल्यू से क्या मुराद है? जो यहां लिखी हुई है। इक्विटी की बुक वैल्यू से क्या मुराद है? जो ये लिखी हुई है। तो इक्विटी क्या है? 300 बस, 850। तो मैंने अब पूछा है बुक वैल्यू पर शेयर बताएं। तो 850 को बुक वैल्यू पर शेयर 850 डिवाइडेड बाय 30 मिलियन शेयर्स हैं। 30 मिलियन 28.33। ये होती है बुक वैल्यू पर शेयर, कि आप शेयर की बुक वैल्यू निकालें। इसको ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं, कि आप बैलेंस शीट की वैल्यूज ले लें और उनके मुताबिक देखें एक शेयर की कितनी वर्थ है। ये पहला मेथड है। एसेट बेस्ड मेथड में पहला मेथड
कि बैलेंस शीट की वैल्यू बस, इसको ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं। इसमें सर ये जो रिजर्व होते हैं, जी इसके अंदर डिफरेंट टाइप के रिजर्व होते हैं, जी जी बिल्कुल। तो बताएंगे क्या थोड़ा सा, जिसमें इक्विटी के लिए जो है कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व। जी जी, इक्विटी में कैपिटल और सारे रिजर्व होते हैं। जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है वो सब इक्विटी का मालिक है। क्योंकि देखें, जब कंपनी अगर बंद हुई तो ये सारे एसेट्स बिकेंगे, उनसे पैसा आएगा, सारे एसेट्स कैश की शक्ल में रियलाइज हो गए। क्या करें उस कैश का? सारी लायबिलिटीज को सेटल करें, उसके बाद जो बचा वो इक्विटी। और इक्विटी की डेफिनेशन ही होती है कि रेजिडुअल इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज फ्रॉम एसेट्स। तो शेयर होल्डर पूरी इक्विटी का मालिक है, तो शेयर होल्डर कैपिटल प्लस रिजर्व सबका मालिक होता है। बुक वैल्यू 28 एसेट बेस में से पहला बता दिया। इस पे एतराज ये हो सकता है कि ये तो बैलेंस शीट की वैल्यू है, अब पता नहीं हम क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज लगा रहे हैं। तो इसका एक हल ये होता है कि अच्छा फिर ऐसा करें कि रियलाइजेबल वैल्यूज ले लेते हैं, बुक वैल्यूज की बजाय रियलाइजेबल वैल्यूज ले लेते हैं। कि अगर इन सबको बेचते, रियलाइजेबल वैल्यू होती है कि बेचें तो क्या मिलेगा, तो रियलाइजेबल वैल्यूज ले लें। ये हो गई नेट बुक वैल्यूज। इन्हीं की अगर हम रियलाइजेबल वैल्यूज निकालें, अच्छा बेचने नहीं लगे बिजनेस को, बस वैसे ही देखना चाह रहे हैं कि अगर बेचें तो क्या होगा। इनको बेचेंगे तो लेट से 830 मिल जाएंगे, इसको बेचेंगे तो शायद 75 मिले। डेटर्स से मिलते करेंगे, भाई पैसे दे दो, तो हो सकता है 140 में सेटल करें। अदर्स बेचने जाएंगे, हो सकता है 60 में करें। ये ना इत्तेफाक से कैंसिल ही हो गया। ये क्या बन रहा है? 1105। अच्छा बराबर बराबर ही है। लायबिलिटीज को सेटल करने जाएंगे तो हो सकता है मामला 250 में सेटल हो जाए। इन सब को नेट करके देखें, यानी दिस माइनस दिस, इसको कहते हैं इक्विटी की रियलाइजेबल वैल्यू। तो अगर हम इक्विटी की वैल्यू बुक वैल्यूज के मुताबिक निकालना चाहें तो ये है, अगर रियलाइजेबल वैल्यू के मुताबिक निकालना चाहें, ये मैंने बैलेंस किया है, अगर रियलाइजेबल बेसिस पे निकालना चाहें तो 855। अरे तो पूरा पूरा हो गया यार। सर किसी की वैल्यू चेंज कर दो। नहीं इतना कुछ तो किया मैंने। अच्छा अच्छा वो आपने बढ़ाया भी तो है। अच्छा, मैंने उसको भी कम किया, इसको भी उतना ही कम किया तकरीबन। चलो खैर है, चीज तो समझ आ गई ना। डिवाइडेड बाय 30, ये रियलाइजेबल वैल्यू कि बैलेंस शीट वैल्यूज की बजाय उनकी रियलाइजेबल वैल्यूज ले लें, तो फिर जो चीज बनेगी वो रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस है। अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ब्लैक जैसे मैंने लिखा है, और ऐसे भी कर सकते हैं कि 850 में, 850 क्या था? बुक वैल्यू। एसेट्स
की रियलाइजेबल वैल्यू बुक वैल्यू से कितनी डिफरेंट है? ये 1105 बोलना था, ये कितनी कम है? तो 15 कम है ना, 15 निकालना है। एसेट्स कम करने का मतलब है इक्विटी भी कम होगी, ये 20 तो कम। तो लायबिलिटीज कम होना इक्विटी का फायदा होता है, तो इसमें 20 ऐड कर दें। यानी बैलेंस शीट की आइटम्स की सब की रियलाइजेबल वैल्यूज ले लें, उसका देखें नेट क्या बन रहा है, या फिर बुक वैल्यू वाली इक्विटी और प्लस माइनस जो रियलाइजेबल और बुक वैल्यूज का डिफरेंस है। तो चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, ये रियलाइजेबल वैल्यूज की बेस पे इक्विटी की वैल्यू है। कोई एतराज? अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और चीज होती है, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये होती है कि यही चीजें भी जिस वक्त हालत में हैं, अगर इसी तरह की अभी खरीदने जाएं तो कितने की मिलेगी? रियलाइजेबल है कि बेचने जाएं तो क्या मिलेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट है कि खरीदने जाएं तो क्या देना पड़ेगा। तो तरीका उसका भी यही है कि बुक वैल्यूज की जगह रिप्लेसमेंट कॉस्ट रख के देखें, फिर देखें इक्विटी कितनी बनती है। तो ये है इक्विटी की 3, बुक वैल्यू बेसिस, रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस। अच्छा, ये मेथड सवालों में कब लगाना है इस पे मैं करूंगा बाद में बात, पहले आपको मैं सिर्फ मेथड सिखा रहा हूं। अच्छा, चौथे मेथड समझाने, काला वाला जी। सिंपल, अगर इक्विटी की रिड्यूस वैल्यू लेता, कैसे? ये 855 कैसे 855 कैसे निकली? दी होगी, नहीं ना, बैलेंसिंग ये दिए हुए हैं। ठीक है। 4 बताने से पहले नीचे एक डब्बा मैंने बनाया है, बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये पढ़ लें। सिंपल सी बात है, पढ़ लें। है तो देखो, रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में तो गुडविल की इसलिए भी तुक नहीं बनती कि रियलाइजेबल वैल्यू ये है कि अगर उसको खत्म करें और एसेट्स बेचें तो गुडविल तो होती तब है जब चलता हुआ बिजनेस बेचना हो। तो इसलिए इनमें गुडविल का काम नहीं है। अगर सर उसको सॉफ्टवेयर की कैपिटलाइजेशन की हो, हाँ जी, वो भी इंटेंजिबल एसेट ही है। अगर उसको हम किसी को बेच सकते हैं, यानी उसकी भी कोई वर्थ है, तो फिर उसकी वर्थ यहाँ आ जाएगी, नहीं है तो फारेगा वो। चौथा मेथड समझ लीजिए, ये एक दफा हुआ हुआ टेस्ट, चौथा मेथड यानी नाम लेके हुआ हुआ। मैं सर एक क्वेश्चन, जी बोलिए। अब ये जिस तरह ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है, लेकिन टेंजिबल इंटरनल उसकी डेवलपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट उसने बिल्ड की है, सॉफ्टवेयर दोबारा बोले। सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है, ठीक है, उसको कैपिटलाइज किया, एसेट में आ रहा है, एसेट साइड पे आ रहा है, 50 आप डाल ले 50 आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं ये इसकी वैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो क्या उसकी वैल्यूएशन उसकी कैलकुलेशन में लूंगा उसे टेंजिबल? देखें, ये जो रियलाइजेबल वैल्यू मेथड है, बुक वैल्यू में तो है ना, हाँ, बुक वैल्यू मतलब बुक्स में जो वैल्यू है,
ठीक है, बुक वैल्यू तो बुक्स की वैल्यू है। इसको कंसेप्ट लेते हैं सर, वैल्यूएशन मेथड को या एक्विजिशन कर रहा है या टेक ओवर कर रहा है या क्लोज नहीं समझ यानी कि एक शटडाउन नहीं हो रहा उसका, तो कंपनी बंद नहीं हो रही, लिक्विडेशन के अंदर नहीं जा रही। अदर वैल्यूएशन में तो ठीक हो गई, लिक्विडेशन में चले जाएगी सॉफ्टवेयर की तो हाँ ऐसे ही है। ठीक है ना, तो उसको नहीं कंसीडर करो, क्योंकि अगर हम रियलाइजेबल वैल्यू है ही यही कि हम बंद कर रहे हैं, तो बंद कर रहे हैं तो सारे एसेट्स एक एक करके बेचेंगे, तो अगर सॉफ्टवेयर अलग से नहीं बेच सकते तो बस की कोई अर्थ नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू मेथड है, ये समझ लें। अगर ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी हो और इस कंपनी का जो शेयर है मार्केट में वो बिक रहा हो 105 का, और वैल्यूएशन के जाइंट्स को लगता है, जो एनालिस्ट होते होंगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते होंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते होंगे, उनको गुरुज को अगर लगता है कि इस कंपनी का शेयर जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है ये सही अपनी औकात पे ही हो रहा है, यानी 105 फेयर है बिल्कुल, तो ये अपनी बुक वैल्यू पर शेयर से कितना गुना है, यानी इसकी अगर रेशो निकालें तो 105 डिवाइडेड बाय 28.33 करें तो 3.71। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन लग रही है आपको? 3 ये शेयर अपनी बुक वैल्यू से 3.7 टाइम्स महंगा है मार्केट के अंदर। अगर इसकी एक खास ये कंपनी किसी खास सेक्टर की है और है भी मुनासिब सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी है क्योंकि मार्केट में प्राइस है, और इसकी शेयर प्राइस भी बिल्कुल सही वैल्यूड है, तो फिर इस 3.7 टाइम्स चीज को स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि अगर कोई भी और कंपनी इसी सेक्टर की हो, इसी जैसी हो, तो उसकी शेयर प्राइस अगर निकालनी हो, तो उसकी वर्थ अगर जाननी हो, तो उस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात दोबारा सुनिए, एक कंपनी है, इसका मार्केट में जितनी इसकी जो मार्केट में शेयर प्राइस है, अगर वैल्यूएशन गुरुज को लगता है कि सही है, बिल्कुल ये प्रॉपरली प्राइस्ड है, अपनी औकात के मुताबिक है, तो ये अपनी बुक वैल्यू पर शेयर के 3.7 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। इसको P/B रेशो कहते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। अगर तो ये सही है तो फिर वो इसको स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि अगर किसी तरह की किसी कंपनी की वैल्यू जाननी हो इस मेथड से, तो उसकी भी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसकी बुक वैल्यू पर शेयर इनटू 3.7। तो ये एक मेथड है जिसमें वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स एक स्टैंडर्ड P/B रेशो रख लेंगे। हो सकता है वो उस सेक्टर की एवरेज कर लें, हो सकता है उस सेक्टर की किसी कंपनी को स्टैंडर्ड बना लें, कोई भी एक मुनासिब सी हो सकती है, और फिर उसको यूज किया जाएगा उस जैसी और कंपनीज की वैल्यू निकालने के लिए। और मेथड क्या होगा, अगर मतलब इसको फार्मूला बनाना हो तो जिस कंपनी की वैल्यू जाननी है उस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर इनटू ये चौथा मेथड है। और अगर ये एग्जाम में टेस्ट हो तो सूटेबल P/B रेशो आपको कैसे पता चलेगी? है मार्केट में जाएंगे आप एग्जाम हॉल से उठ के, अगर एग्जाम में टेस्ट हो ये वाला मेथड, तो स्टूडेंट को कैसे पता कि सूटेबल दी होगी, आपको दी होगी, या हो भी सकता है कि आपको कहा जी इससे मिलती जुलती स्टैंडर्ड कंपनी ये 2-3 है और उनकी आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई, तो फिर खुद निकाल लेना, एवरेज कर लेना, हो सकता है दी हुई हो।
तो फार्मूला बन गया, जिस कंपनी की वैल्यू निकालनी है उसकी बुक वैल्यू पर शेयर इनटू जो भी उसके लिए मुनासिब सी पीबी रेशो बनती है। ये एसेट बेस्ड मेथड्स हैं। अब आते हैं कैश फ्लो बेस्ड मेथड्स पे। एक करा देता हूं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल। एसेट बेस्ड में कोई सवाल परेशानी? ये मैं फिर बता रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस में इंशाल्लाह बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा सवाल एग्जाम का करते हुए कि कौन सा मेथड लगाना है। ये प्रैक्टिस, एग्जाम प्रैक्टिस से बताऊंगा, अभी सिर्फ मेथड सीख लें पहले। एसेट बेस्ड मेथड्स बस। कैश फ्लो बेस्ड मेथड्स कह लें। अच्छा, ये नाम को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये वाला मेथड कैश फ्लो बेस्ड मेथड में है कि एसेट, बस मेथड्स हैं कुछ। बस मैं कैश फ्लो बेस्ड मेथड कह रहा हूं, बस कुछ मेथड्स हैं जो करते हैं। एक मेथड है जिसको आप कह लें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, और ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके केई जब मैं सिखा रहा था। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये है, और ये मॉडल होता है जो छोटे शेयर होल्डर होते हैं ना, छोटे मतलब अंडर एज नहीं, 200 500 शेयर वाले जो गरीब से लोग होते हैं, जिनको टोटल शेयर से बस डिविडेंड ही चाहिए, वो डिविडेंड में ही खुश हैं। तो उन लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक वैल्यूएशन मेथड है, और इसका तरीका ये है कि जो डिविडेंड मिलने की उम्मीद है फ्यूचर में, उनकी पीवी डिस्काउंटेड रेट, और इक्विटी इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम कहते हैं केई। तो वो हो सकता है सवाल में गिवन हो सकता है कैपम से निकालना पड़े। तो शेयर की वैल्यू अगर डीवीएम से निकालनी हो तो केई से फ्यूचर डिविडेंड्स की डिस्काउंटिंग करनी है। अब वो डिस्काउंटिंग 3 तरह के टुकड़ों में बांटी हुई है। आप आइए पेज 254 पे, 254 का मिड। पुरानी बुक का पेज नहीं पता, लेकिन चैप्टर का कह लें तीसरा पेज, मिड, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इसमें 3 हेडिंग्स मैंने बगैर नंबरिंग की बनाई है, वैसे 3 हेडिंग्स बनाई हैं। एक है कांस्टेंट डिविडेंड पर ईयर, यानी अगर शेयर से हर साल सेम डिविडेंड मिलने की उम्मीद हो हमेशा, तो ये सिंपल सी परपेचुइटी है, तो डी ओवर के। और अगर ग्रो करने की उम्मीद हो, एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करने की, तो ये ग्रोथ वाला फार्मूला है, ये केई में यूज किया करते थे। ये वही फार्मूला है, इसी की असल में शक्ल चेंज करके केई बनाया था। असल फार्मूला ये है, इसको चेंज करके वो केई का फार्मूला बनाया था। तो ये फार्मूला, पहले दोनों फार्मूले देख लें, केई में पड़े हुए हैं। तीसरा फार्मूला ऐसा सच नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर डिविडेंड्स की पीवी। अब वो कैसे हो सकती है, लिखें सवाल। अच्छा, सवाल लिखने से पहले ये जरा बाकी की चीजें देख लें। ये इससे नीचे ही जो सारा कुछ लिखा हुआ देख लें, पढ़ के समझ आ जाएगा। ग्रोथ रेट मैंने वही बात की है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बता चुका हूं ये, और उससे ऊपर जो 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी, अल्टरनेटिवली, ये चीजें जरा पढ़ के देख लें। फिर एक सवाल करा देता हूं बस। ऊपर जो फार्मूले में आंसर निकलेगा, अगर हमने ऊपर फार्मूले में डी पर शेयर रखा होगा तो वैल्यू भी पर शेयर निकलेगी। टोटल इक्विटी की वैल्यू निकालनी है तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, या अगर ऊपर फार्मूले में रख ही टोटल इतने रुपए मिलियन डिविडेंड रख लें, तो फिर डायरेक्टली आंसर ही टोटल इक्विटी आ जाएगा। तो ये मैंने बस लिखा हुआ है, और ग्रोथ रेट वाली वही बात है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताई थी। चलें सवाल लिखें।
company has just paid a dividend of A company has just paid a dividend of 8 रुपए per share. 8 रुपए, 8. It is expected to grow as follows. It is expected to grow as follows. ईयर 1 में, अब as follows बता रहा हूं. ईयर 1 में 8%, 8%. ईयर 2 में 7%. ईयर 3 में 5%. और ईयर 4 ऑनवर्ड्स, यानी ईयर 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, हर साल 3%, नहीं कांस्टेंट नहीं, 3% पर ईयर, यानी 3%, फिर 3% बढ़ेगा 5 हो जाएगा, फिर 3% बढ़ेगा 6 हो जाएगा, फिर 3% बढ़ेगा 7 हो जाएगा, फिर 3% बढ़ेगा, तो हर साल 3% ग्रो करता जाएगा. केई है 15%, 15%. आपसे रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ शेयर बता दें, वैल्यू पर शेयर बता दें. कैसे निकलेगी? सारे फ्यूचर डिविडेंड्स की पीवी करें. ये तो आपने सोचना है. कोई बात नहीं, मैंने पर शेयर पूछा आपसे. तो 8 रुपए भी पर शेयर ही बताया, पूरी कंपनी का तो नहीं बताया. 106, 95 है, 64, 95. हाँ जी, डन इतनी देर में तो. चलें ठीक है, डन. साल बाद जो डिविडेंड मिलेगा उसको मैं D1 कह देता हूं. कितना मिलेगा? 8.64. क्योंकि 8 जस्ट मिल गया तो साल बाद ये 8% ज्यादा होगा. इसको मैंने लाना है एक साल पीछे. 5. ठीक है. दूसरा डिविडेंड को D2 कह देता हूं. इससे भी 7% ज्यादा, 9.25. इसको ले आते हैं 2 साल डिस्काउंट. तीसरे को कह लेते हैं D3. इससे 5% ज्यादा, 9.71.
इसको लेते हैं 3 साल। यहां तक तो गलत किया हो तो शर्म आनी चाहिए। यहां तक। अब रह गए वो डिविडेंड्स जो ईयर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हमेशा है। इस पे आता हूं बाद में। इधर देखें जी, एक फार्मूला है D1 ओवर KE माइनस G। इसका आंसर क्या है? मार्केट वैल्यू पर शेयर। कब की? अभी की वैल्यू, अभी की। ये ऊपर रखा हुआ D1 तो वैल्यू निकल रही है अभी की। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब डिस्काउंटिंग सिखाई थी ना बचपन में, तो आपको बताया था कि एक सीरीज, चाहे वो एन्युटी हो चाहे परपेचुटी हो, जब उस पे आप डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगाएंगे तो पहले कैश से 1 पॉइंट पीछे आएगा। हमने इस फार्मूले में लिया है D1 और उसके बाद वाले भी सारे, D1 भी और उसके बाद वाले सारे। सादी परपेचुटी होती तो ये होता, ग्रोथ परपेचुटी है तो साथ ये लग जाता है। तो हमने लिए हुए हैं वो सारे डिविडेंड्स D1, D2, D3, यानी D1 से स्टार्ट करते हुए सारे, उनकी पीवी आएगी। तो अगर हम यहां पर 1 ले रहे हैं तो वैल्यू 1 पॉइंट पीछे आ रही है। और ये किन डिविडेंड्स की पीवी है? 1 भी और बाद वाले सारे भी। तो अगर मैं यहां लिख लूं 4, तो ये किस डिविडेंड की सीरीज की वैल्यू होगी? 4 भी और बाद वाले भी। और आंसर किस पॉइंट पे आएगा? 3 पे। ये बात ओके? अच्छा, अभी तक हमने क्या कर लिया? D1, D2, D3 की तो पीवी ले ली, बाकी रह गए 4 भी और बाद वाले भी। तो अगर हम D4 यहां लिख लें और ये फार्मूला लगा दें तो 4 समेत सब की वैल्यू बन जाएगी। लेकिन जो वो वैल्यू बनेगी वो टाइम 3 पे बनेगी, उसको फिर 3 साल और डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो इनको सब अलग अलग डिस्काउंट कर लें क्योंकि इनकी ग्रोथ अलग अलग थी। और जहां से ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए उस पे ये फार्मूला लगा लेते हैं। तो D4 कितना? 10, क्योंकि वो इससे 3% ज्यादा है। पूरा 10? चले ठीक है, डिवाइडेड बाय, लेकिन जो आंसर आएगा ये टाइम 3 पे होगा क्योंकि इस पहले कैश फ्लो से 1 पॉइंट पीछे, तो उसको फिर हमें 3 साल पीछे लाना पड़ेगा। तो ये हो गया 7.1551, ये 6.86, ये 6.38, ये अगर हम यहाँ पे D.1 प्लस G वाला फॉर्मूला यूज करें, क्या 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 करूं यहाँ? D0 1 प्लस G, ये मैंने D1 बना दिया, ये आपने D1 बोला है, ये D1 है। D0 को आपने 1 साल ग्रो किया है तो ये D1 है। इसे 4 साल डिस्काउंट ये कंसीडर करेंगे, ये 4 उसको है। ये यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 रुपए। फिर हाँ, तो फिर आप ये कह रहे हैं ना? हाँ तो ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 10 ऐसे ही है, ना करें ऐसे, ये ऐसे कर लें, ये लें ऐसे, ये 10 ही है, ये D4 ही है, D4 ऐसे ही बना है। 54.79, ये हो गई डिविडेंड्स की पीवी। जी 75.6 है। D2 शायद गलत है, 6. ये गलत है।
9 9 75.6 ये तो 95 कैसे निकला था? क्या गलती थी? ये नहीं किया था। अच्छा, और 65 कैसे निकला? 65 भी था किसी 106 कैसे निकला था? लास्ट वाले फिगर को वो कर दिया ना यहाँ D4 अच्छा, सर जो पहला वेक्टर मिला है वो वैल्यूएशन में शामिल नहीं होगी। हैज जस्ट पेड तो कर दिया ना, वो तो खत्म होगी बात। वैल्यू ऑफ शेयर होगी फ्यूचर डिविडेंड्स की पीवी, तो 8 रुपए तो मिल गया, खत्म होगी बात। ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है। कल इसका एक 5 रुपए का सवाल करा के फिर बाकी मेथड्स करते हैं। क्या जी? सॉरी दोबारा बोले। D4 रहने दें, D5 ले लें। D4 किधर जाएगा? D4 को अलग डिस्काउंट कर लें, यानी D1, D2, D3, D4 एक और लिखें और D5 के ऊपर कर लें, ऐसे कर लें, सेम आएगा आंसर। नहीं, सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आएगा। D4 अलग लाइन लिखें और D5 ऑनवर्ड करें, लेकिन वो जो D5 ऑनवर्ड है तो उसमें न्यूमरेटर क्या लिखेंगे? नहीं, न्यूमरेटर में 10 पॉइंट। अच्छा, और ये सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग में क्या करेंगे? 10 को 4 से डिस्काउंट। आप यहां लिखें D4 10 पावर 4 डिस्काउंट, ठीक है। फिर यहां लिखें D5 ऑनवर्ड, यहां लिखें 10.3, ये पावर 4 करेंगे। रखेंगे ना 10 रखेंगे और इसको पावर -4 कर देंगे। एक लाइन और लिखें D4 10 पावर 4 डिस्काउंट, ठीक है। D5 ऑनवर्ड्स यहां लिखें 10 पॉइंट, नहीं ना, D5 बनाए ना उसको, फिर वो तो वही रहेगा। हाँ, सेम ही आएगा, बता रहा हूँ। 10 नहीं रखना, 10.5 नहीं आ सकता यार, अरे नहीं आ सकता ना, आ ही नहीं सकता। आप कोई थोड़े बहुत डेसिमल के फर्क को या आप सेम कह रहे हो यार, अभी कर लो ना। D4 लिखें इधर, कैलकुलेटर पकड़ लें। D4 10 4 साल डिस्काउंट कितना? 5.7। यहां लिखें 10.3 जो कि 3% बढ़ा के, फिर नीचे यही लिखें और यहां पावर 4 करें। अब वो 49.03 5 और इन तीनों को मिलाएं, यही बनेगा। यार यही बन रहा है यार, यही कसम से यही बन रहा है। अभी चलते हुए देख लेता हूँ आपने क्या किया है। हाँ, अच्छा मुझे याद आ गया, लास्ट टाइम एक सवाल था कि मोनेटाइज नहीं, कि जब पढ़ी लिखी लड़की की शादी होती है तो उसको लगता है कि मेरे हकूक हैं डिफरेंट, और जो ससुराल वाले हैं मैं उनके लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं हूँ, और फिर होते हैं लड़ाई झगड़े, और फिर शौहर को लगता है कि अलग रहने में ही भलाई है। ये दीन की गाइडेंस तो चलें जो भी है, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के एतबार से देखने होते हैं। यानी दीन में बहुत सारी चीजों को लिंक किया गया है कि वहां की रिवायात में क्या चल रहा है, वहां के ट्रेडिशन में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजों को इससे लिंक किया गया है। बात लंबी है लेकिन कोशिश करूंगा कल पीस पे बात करके सवाल
देता हूं कुछ सोचने के लिए। आप लोग आर्टिकल्स कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, कर भी चुके हैं और करने के बाद जॉब भी कर रहे हैं। आर्टिकल्स के हवाले से एक सवाल है, अगर आईकैप के लॉज पढ़ेंगे जिसमें आर्टिकल स्टूडेंट के हकूक बताए होंगे, अगर आप वो लॉज पढ़ें और उसमें आप आर्टिकल स्टूडेंट के हकूक देखें तो आपको लगेगा कि फर्म्स में आपके साथ ज्यादती हो रही है। अब आप रियलिस्टिक होकर सोचें कि आप उस फर्म में गए हैं, आपने जिंदगी का एक अरसा गुजारना है। अगर आप उन 3.5 साल में इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे कि नहीं, लॉ में मेरा ये हक है, मैं ये करूंगा, मेरा ये हक मुझे हासिल होना है और ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं नहीं करूंगा। अब आप प्रैक्टिकल होकर सोचें, उस 3.5 साल में आप कैसी लाइफ गुजार लेंगे? मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, आपकी लर्निंग भी नहीं हो सकेगी, मतलब जिस मकसद से आपने रहना है आप भी नहीं सरवाइव कर सकेंगे। या तो वो आपको काम देना छोड़ देंगे, आपको एक सैंपल समझ के आपको काम देना छोड़ देंगे, या फिर इतनी लड़ाई शदीद शुरू हो जाएगी कि आप भी मुश्किल में, टेंशन में और फर्म वाले भी टेंशन में। इसका यह मतलब नहीं है कि अच्छा फिर हकूक, जिम्मेदारियों को छोड़ दिया जाए। दोनों तरह से काम चलाना पड़ता है, यानी कुछ फर्म वालों को स्टेप्स लेने पड़ेंगे बेहतरियों की तरफ जाने के लिए और कुछ स्टूडेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 3.5 साल की बात है, गुजर जाएगी। और मिसाल, आप एक ऑफिस में काम करते हैं और उस ऑफिस में काम करते हुए आप एक डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, आप एक टीम का हिस्सा हैं, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, जेडीज बोलते हैं जिनको, हो सकता है आपका काम उनसे डिफरेंट हो रहा हो, क्योंकि आप एक टीम का हिस्सा हैं। उस बिजनेस की नीड्स होंगी, उस बिजनेस में बुरा वक्त भी आएगा, उस बिजनेस में अच्छा वक्त भी आएगा। अगर आप सिर्फ बाय बुक चलेंगे, कहेंगे जी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो फिर साथ चल सकेंगे? आपकी भी जिंदगी मुश्किल, आपकी टीम मेंबर्स की भी जिंदगी मुश्किल। तो बहुत सारे मौकों पे बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये बहरहाल नहीं है कि एम्प्लॉयर जो मर्जी जुल्म करता रहे। ये भी कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे एम्प्लॉयर्स आगे बढ़े, वो अपने साथियों को समझाएं। जैसे मैं जब आर्टिकल्स में था ना, तो मैं बुरा सीनियर बिल्कुल भी नहीं था और मैं अपने स्टूडेंट, अपने जूनियर्स को बाकायदा बिठा के चीजें समझाता था। और ये चीज हो सकता है वीडियो कोई रिकॉर्ड करे, कोई साथियों को दिखाए। मेरे ख्याल में मेरे जूनियर्स भी अगर ये वीडियो देख लेंगे ना, तो वो ये नहीं कहेंगे कि झूठ बोल रहा है। तो मैं अपने दोस्तों को भी ये कहता था, यार बुरे सीनियर नहीं बनो। अगर मैं देखता था मेरा दोस्त कुछ चवल सीनियर बन रहा है तो मैं उसको कहता था कि नहीं, ऐसे नहीं करो। ये रोल होना चाहिए अच्छे एम्प्लॉयर्स का कि वो अपने साथी एम्प्लॉयर्स को कहें कि नहीं यार नहीं करो, मतलब वो बेहतरी भी चलती रहे। लेकिन अगर एम्प्लॉय सिर्फ ये चलना शुरू कर देगा, नहीं ये मेरा हक है, मैं तो यही करूंगा, मेरी ड्यूटी ये है, मैं तो सिर्फ ये करूंगा, तो खराबियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो हमारा मुआशरा परफेक्ट तो है नहीं। इसलिए जहां तक बात है कि औरत की जिम्मेदारी क्या है, औरत की जिम्मेदारी तो बस सिर्फ शौहर है, और शौहर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। हमारे दीन में शौहर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। जैसे अगर हम फिल्में देख देख के ना, क्योंकि हमने तो सीखा होता है फिल्मों ड्रामों से, तो हमें ये सीखने को मिला है कि असल चीज प्यार है, पैसा कुछ नहीं होता, और वो जो हीरो गरीब था और हीरोइन जो थी वो एक बहुत अमीर बाप की बेटी थी और वो छोड़ के हीरो के पास आ गई और फिर वो मोहब्बत से बस जिंदगी गुजारे, ऐसा नहीं होता है। हमारे दीन ने शौहर के जिम्मे लगाया कि अगर तुम्हारी औकात है ना, फिर बड़ी जगह हाथ डालो, वरना तुम्हारी औकात नहीं है तो अपनी औकात से बाहर ना निकलो। शौहर के जिम्मे लगाया दीन ने कि अगर बीवी ऐसे माहौल में पल बढ़ रही थी कि उसको खादिम अवेलेबल थे, तो शौहर की जिम्मेदारी है कि वो खादिम अवेलेबल करे उसको। ये जो बीवी का खर्चा करना होता है, ये शौहर की जिम्मेदारी होती है। ये बीवी के एतबार से होगा। अगर इंसान नहीं, इतना नहीं जिगर गुर्दे वाला है ना, तो वो पंगे ना ले उसको पंगे नहीं लेने चाहिए। मतलब एक ऊंची जगह पर वो हाथ डाले और फिर लाके बीवी को ही ताने मारे
कि तुम मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकती। भाई तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तो इसलिए दीन ने, अगर हकूक और जिम्मेदारियों की बात करेंगे तो मर्दों की इतनी जिम्मेदारियां लगाई हैं दीन ने। ये हक महर जो है ना, ये हमारे दीन ने ये नहीं रखा कि बस बस जी शरई, बस शरई हक महर, बस 100 रुपए लिख दें जी, 1000 रुपए लिख दें। ये हक महर का सत्यानाश हमारे माशरे में करके रख दिया है। मैंने सुना है कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके वो लड़की हवाले करते हैं। ये लड़की बेचना नहीं होता, ये मतलब ये लड़की बेचना नहीं है। देखें आप, तो अगर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। आप एक महंगा मोबाइल खरीद के लाएं, महंगा, और अपनी जेब से पैसे दे के लाएं, फिर आप उसके कवर भी खरीदते फिरेंगे। लेकिन अगर आपको वही मोबाइल कोई मुफ्त में दे दे तो फिर आप ऐसे पड़ा रहेगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये दीन ने ना औरत की एक वैल्यू बनाई है कि पैसे दो और फौरन दो। ये नहीं कि हक में निकाना में लिखवा लिया और उसी शाम भाई भलिया लोग देख ले मेरे पे पैसे वैसे कोई नहीं है, वो कहेगी ठीक है जी सरताज मैंने माफ किया। तो ये हक महर का कॉन्सेप्ट नहीं है। पैसे दो, वैल्यू बढ़ाओ, पता लगे पैसे खर्च करके बीवी को वैल्यू दे के यहां लाएं। तो इसलिए अगर हम सिर्फ ये बात करेंगे ना हकूक और फराइज की, तो मर्द के हकूक फराइज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये मर्द की जिम्मेदारी होती है कि वो घर के अंदर अपनी बीवी को ऐसा माहौल प्रोवाइड करे कि लड़ाई झगड़े हो ही ना। ये हमारे मुआशरे की खराबियां है कि मर्द कहता है जी मेरा घर से ताल्लुक नहीं है। ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो घर के अंदर अपनी बीवी और अपने माँ बाप या बहन भाई जहां भी हैं उनके दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करे। ये मर्द के जिम्मे है। अगर मर्द ये नहीं कर रहा ना तो वो फिर अच्छा शौहर नहीं है। उसको अपनी बीवी को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। अब इस तरफ आएंगे तो फिर औरतों के भी नखरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे कि अच्छा फिर मुझे अरेंज करके दो। तो इसलिए हकूक और फराइज से थोड़ी हट के देखनी पड़ती है कि बस मिल के चलना है। तो दोनों तरफ से मामलात होंगे। मर्दों की ग्रूमिंग भी साथ साथ करनी पड़ेगी, और वो किनको करनी पड़ेगी? जो इन चीजों को समझते हैं उनको अपनी औलाद से काम शुरू करना पड़ेगा। मतलब मैंने अगर आपको ये 2-4 बातें कर दी हैं और मैंने अपने बेटे की ट्रेनिंग नहीं की है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे अपने बेटे की ट्रेनिंग से काम शुरू करना पड़ेगा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर है, आल्दो के मुझे इससे कई बातों में इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल उसकी एक बात सुन रहा था कि उसने कहा जी मैंने तालिबान से पूछा कि आप लोग शादियां कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम तो 15-16 साल लड़का होता है शादी कर देते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि लड़का तैयार है शादी के लिए? तो कहते हैं जी लड़का 12 साल का होता है तो वो फतवा समझने के काबिल हो जाता है, जब 16-17 साल का होता है तो फतवा देने के काबिल हो जाता है। यानी उनका मेयार ही दीन की समझ है। और इस वक्त हमारे हाल ये है कि हम में से हम नहीं, मतलब कई को पता भी नहीं होगा फतवा चीज क्या होती है या फिक्ह का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये हमारे यहाँ दीन की तरबियत के हालात हैं। तो हमारे यहाँ शादी की तैयारी क्या हो रही है? शादी की तैयारियां हो रही हैं। शादी की तैयारियों में क्या शामिल है? शॉपिंग। हालांकि लड़की की शादी की तैयारी से मुराद उसकी पूरी काउंसलिंग होनी चाहिए कि बेटा आगे पूरी जिंदगी है, उसको कैसे हैंडल करना है। लड़के की शादी की तैयारी के अंदर उसकी पूरी काउंसलिंग होनी चाहिए, और वो बाप भाई ही करेंगे कि तुम्हें अच्छा शौहर कैसे बनना है, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं, अच्छा बाप कैसे बनना है। और हमारे यहाँ यार जज्बाती कर देते हैं, अब मैं बोलते ही चलूंगा। आप जितना मेरे लिए मेरे माँ बाप का मुकाम है ना, हमारे दीन ने मेरे लिए मेरे सास ससुर का भी वो मुकाम रखा है। यानी मैं अगर अपने सास ससुर की खिदमत करूंगा तो हमारा मुआशरा क्या कहेगा कि मैं चुड्डू हूं। हालांकि हमारे दीन, मेरे दीन के अंदर जो मेरे वालदैन के लिए, जो मेरे वालदैन का मेरे लिए मुकाम है, मेरे सास ससुर का भी मुकाम है। इसी तरह मेरी बीवी के लिए भी जो अपने वालदैन का मुकाम है वो सास ससुर का मुकाम है। तो इन वैल्यूज को समझ के जिंदगी गुजारेंगे ना तो फिर ये मसले मैटर नहीं करते। मसले आते हैं, देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी अज़वाज मुत्तहरात, हमारे लिए उम्मत की माएँ हैं वो सारी, उनके घरों में भी तो मसले थे, लड़ाइयां थी कि नहीं थी। एक वाकया है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, एक हमारी एक और अम्मी, उनका नाम भूल गए, उनके घर से कोई खाना आया और हजरत आयशा से सामने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो बर्तन फेंक दिया। वो बर्तन फेंक दिया और उस बर्तन के फेंकने में वो खाना होगा ना, मतलब अल्लाह का रिस्क गिरा होगा,
तो आसलम ने उस वक्त नबी बन के नहीं रिएक्ट किया, एक शौहर बन के रिएक्ट किया, कहा कि उसने जो खाना लाई थी, कहे तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, यानी थोड़ा जरा बुरा मान गई। तो ये मसले तो घरेलू मसले तो वहां भी थे, ये तो मर्द औरत की फितरत है, ये मर्द औरत की फितरत का हिस्सा है। घरेलू नाचाकियां होती हैं, दो डिफरेंट तरह के लोग एक साथ रहेंगे तो मसाइल तो होते हैं, लेकिन समझ बूझ के साथ साथ चलना ये जिंदगी है। इसमें अगर हम हकूक और फराइज की बहस में पड़ जाएंगे ना कि बीवी का ये हक है जी, मेरा ये फर्ज है, फिर मैंने जो बात जहां से शुरू की थी कि आप आर्टिकल्स नहीं फिर गुजार सकते। अगर आप बात बात पे फड्डा डाल लेंगे ना, मेरा ये हक है, मेरा ये राइट है, आप अपनी क्लास में कोई ऐसा करेक्टर इमेजिन कर लें, और शायद आप कर भी लेंगे जल्दी से, अगर वो बात बात पर ये कहना शुरू कर दे कि नहीं सर मेरा स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट ये राइट है, या आपका एज अ टीचर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम फराइज और हकूक से डिफरेंट रह के साथ चलने की तरबियत करेंगे ना अपनी औलादों की, फिर बेहतरीनों की तरफ बात जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये 5-10 मिनट बहुत थोड़े हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए। बड़ी अच्छी चीजें और बड़ी प्रैक्टिकल है सर, और वैसे मैं इस पे डिटेल करेंगे सही। चलें इंशाल्लाह कल इस पे थोड़ी और बात करते हैं। ये बड़ी हेल्पफुल। ठीक है जी, अल्लाह।